कि अभी तक ये चुनाव उठ क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत गरीब है, धन बल का उसके पास अभाव है। जनता का प्रेम के कारण ही वो घर घर जाके अपने संसाधनों से काम कर पा रहा है। भाजपा के पास असंख्य धन है, अपने तरीके के बाद भी चुनाव उठ क्यों नहीं रहा है? गुना में कभी भी चुनाव में बहुत ज़्यादा कभी माहौल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी साइलेंट वोटर है वो वोट करता है। यहाँ दिखावे का कभी भी पहले भी कभी कोई वो नहीं रहा, अभी भी नहीं है। और चूँकि चुनाव ऐसे समय पे है, त्योहार का समय है, हर आदमी अपने अपने व्यापार में लगा हुआ है। कभी करवा चौथ है, दिवाली आ रही है, सब लोग लगे हुए हैं, इसलिए एकदम जो उत्साह दिखना चाहिए वैसा नहीं है। किंतु साइलेंट वोटर जो है वो निश्चित रूप से परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। सरकार को हर हालत में परिवर्तित करेगा, आप किसी से भी जान सकते। ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है? जनता लड़ रही है और बीजेपी की कुरीतियों और उनके कुशासन के खिलाफ अपना वोट देना चाहती है। तो ये जो जनता चुनाव लड़ रही है, तो जनता की समस्याएं अलग हैं। और जैसे मैं अभी रात में 10 बजे यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ व्यापारी वर्ग भी बहुत है और इनकी अपनी समस्याएं हैं। तो इनकी समस्याओं को लेकर ये जो बात कही जा रही, बदलाव की बात हो रही, तो वो चेतना जन साधारण में देखने क्यों नहीं मिल रही है? मैंने आपको पहले ही कहा कि एक तो अपना त्योहार का समय है, जन चेतना। दूसरा क्या होता है कि जो वर्तमान शासन है वो बदला लेने वाला शासन है, इसलिए एकदम व्यापारी वर्ग या कोई भी वर्ग एकदम सामने आके बात नहीं करना चाहता, किंतु मन में उसने बदलाव का भाव ठान लिया है और बदलाव करके रहेगा। यदि आपकी ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब ये है कि इस बार के चुनाव अप्रत्याशित होंगे और आप तो मतलब जैसे आपकी बातों से वकील साहब लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतों से कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। निश्चित रूप से यदि गुना जिले की हो सकता है कि 4 में से 4 सीटें कांग्रेस जीते और ग्वालियर संभाग में अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जीएसटी को लेके या जो अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, व्यापारी त्रस्त हैं, लेकिन व्यापारी बोलता नहीं है। अभी हम कई जगह गए तो व्यापारियों की शिकायत है कि कागजी कामकाज बहुत बढ़ गया है, व्यापार घटा है और हमारी आमदनी घटी है और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक व्यापार का सवाल है, कांग्रेस ने कभी एफडीआई को कभी मंजूरी नहीं दी थी। जब से ये लोग आए 100% तक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनमें बढ़ा दिया। उसके बाद हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है। यदि आप चाहें कि मिठाई का डिब्बा भी यदि 270 रुपये किलो का है तो ऑनलाइन पे 260 में भी उपलब्ध है। तो आदमी 50 बार अपना मोबाइल देखता है और चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है, इसलिए व्यापार तो निश्चित रूप से दिन पे दिन डल होता ही जा रहा है। उसके बाद मैं चूँकि इनकम टैक्स और सेल टैक्स की प्रैक्टिस भी करता हूँ, एक आदमी को कम से कम 15 दिन इसी काम में लगे रहना पड़ता है कि कभी जीएसटी की तिमाही भरनी है, कभी चालान भरना है, कभी इसका नोटिस आ गया, कभी उसका नोटिस आ गया, कभी इनकम टैक्स की ऑडिट करानी है। और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कहने को तो ऑनलाइन है, ईडी के नाम पे डरा रहे हैं, सीबीआई के नाम पे डरा रहे हैं, जीएसटी के नाम पे डरा रहे हैं। कितना पैसा देगा आप उसकी कल्पना नहीं सकते कि कितनी गुना रिश्वत बढ़ी है। आप एक विधि विशेषज्ञ हैं, ये कहा जाता है कि जीएसटी में 1700 से ज़्यादा बार नियम बदले गए और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम समय में इतने सारे नियम कायदे कानून बदले गए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? जितना बड़ा जीएसटी एक्ट है उससे 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जितने उसमें सेक्शन से उतने 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो आदमी एक आज सीखता है, कल दूसरा अमेंडमेंट हो जाता है, कल फिर सीखता है तो तीसरा अमेंडमेंट हो जाता है। किसी को ट्रांस के वो नहीं मिले, एग्जम्पशन नहीं मिले, किसकी R1 नहीं भर पाई तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिला, उसकी छूट नहीं मिली। अब दूसरा ये है कि सामने वाले नहीं कोई जीएसटी का रिटर्न नहीं भरा तो आपको छूट नहीं मिलेगी, उस पर में ब्याज की डिमांड निकल रही है। आदमी सिवा कंसल्टेंट के और रिश्वत के नाम पे घूमता रहता है, व्यापार छोड़ के इसी काम में लगा है। एक विधि विशेषज्ञ के रूप में हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संसद की शक्तियाँ होती थी कि कोई भी नियम कानून में बदलाव संसद की अनुमति से होता था, लेकिन जीएसटी कानून में जो भी बदलाव होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बदलाव हो जाते हैं, मिनिस्ट्री लेवल से बदलाव हो जाते हैं। जीएसटी काउंसिल ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जीएसटी काउंसिल में जब इनिशियल बना
तो उसमें इनने पहले दिन से ही ये कर लिया। संसद में तो इनको कानून पारित कराने का कोई शौक ही नहीं है। कोई सा भी अमेंडमेंट है, चाहे वो 370 से लेके कोई सा भी हो, उनने सब बिना संसद के या संसद में दादागिरी से कराने की कोशिश की। उनका संसदीय प्रणाली में कोई भरोसा भी नहीं है और उन्होंने वैसे फर्स्ट डे में ही उसको ये अमेंडमेंट करा लिया कि वो जीएसटी काउंसिल जो निर्णय करेगी वो लेगी। तो उसी हिसाब से चूँकि राज्यों में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों का ज़्यादा बहुमत है, इसलिए उनके वो चीज़ें पास हो जाती हैं। संसद और संसद सदस्यों के अधिकार कम हो गए इस प्रक्रिया में। 100% कोई संसद चलती नहीं है, उनके अधिकार क्या रहेंगे? कितने घंटे चल रही है? लोकतंत्र का भविष्य क्या देखते हैं आप भारत में? यदि ऐसी सरकारें नहीं तो लोकतंत्र का नाम ही रह जाएगा सिर्फ। मौलिक अधिकारों को लेकर आप क्या सोचते हैं? जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो मौलिक अधिकार रहेंगे नहीं, तानाशाही हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, संघ ये कहता है कि हम हमेशा एक अखंड भारत की बात की जाती है या भारत में, मेरा अपना मानना है कि 47 के बाद जब संविधान बना 50 में और मौलिक अधिकार मिले और एक सबको समान अधिकार मिले, जनता का शासन हुआ, तो हम हजारों सालों का इतिहास देखते हैं तो कभी भी हम राजतंत्र से दूर तो रहे नहीं हैं, राजा महाराजाओं के अधीन रहे हैं। और ये जो 70 साल की आज़ादी है, इसने लोगों को जल्दी बिगाड़ दिया कि ये लोकतंत्र की जो आज़ादी थी उसको मतलब कर्तव्य तो भूल गए, अधिकार भर याद रहे, और अब ये फिर से हम राजतंत्र की ओर वापस जा रहे हैं क्या? देखिए, कोई भी संसदीय प्रणाली हो या कोई भी शासन की प्रणाली हो, फुल प्रूफ तो कभी भी नहीं होती। जब आप लोकतंत्र पे जाते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि तानाशाही अच्छी है, राजतंत्र अच्छा है। अच्छा राजा होता है तो शायद अच्छा राज करता है निश्चित रूप से, किंतु लोकतंत्र में भी विकृतियां तो हैं ही। उसमें लोग अधिकार के प्रति ज़्यादा सचेत रहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति उनका दायित्व कम है। चाहे मैं हूँ या सामान्य जनता, कर्तव्य की तरफ ध्यान कम देती है। तो एक निश्चित अवधि के बाद एक प्रणाली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटोरिएशन देती है। उसका फेज 150 साल में आएगा, 200 साल में आएगा, 150 साल में आएगा, ये आज नहीं कह सकते, किंतु आता ज़रूर है। घोषित और अघोषित आपातकाल की बात होने लगी है। ये घोषित और अघोषित आपातकाल क्या है आपकी नज़र में? डिक्टेटरशिप है। आप किसी के विरुद्ध, एक शासन के किसी आदमी के विरुद्ध बोलोगे तो दूसरे दिन ईडी का छापा पड़ जाएगा। अब ईडी का एक्ट ऐसा है कि कोई भी आदमी उससे बच ही नहीं सकता। एक आदमी पैसा किसी आदमी से लेके 3 बार घुमा दे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में जाता है। तो किसी आदमी को बचना ही नहीं है, उनके विरुद्ध बोलेगा उसको बंद कर देंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फेमा कानून तो ये था कि विदेशों से जो पैसा लाते और ले जाते हैं उसी के लिए था, लेकिन अब तो ये भारत में यहाँ से वहाँ भ्रष्टाचार के लिए भी है, रिश्वत वाले मामले में भी ये लागू हो रहा है। वो ईडी के सेक्शंस में उनको असंख्यात पावर है। बंद करने के लिए 6 महीने में सजा, जमानत नहीं होगी, तो आदमी को हरासमेंट करने के लिए अगर बंदी कर दो तो ही बहुत है, हरासमेंट तो हो ही जाएगा। आपके हिसाब से आप चारों गुना की विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए देख रहे हैं? निश्चित रूप से लग रहा है परिवर्तन। क्यों लग रहा है आपको? चलिए देखिए, दो तो हमेशा से ही कांग्रेस में रही है। बमोरी जो विधानसभा सीट है वो भी हमेशा से कांग्रेस की सीट रही है। पिछले दिनों में सिंधिया जी के कारण से उनके वो जीत गए थे, किंतु वहाँ पे आज भी जो मानसिकता है जनता की, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की जनता मानसिकता की सीट है, इसलिए उसकी भी संभावना जीतने की है। अकेली गुना सीट पिछले 40 सालों से भाजपा की मानसिकता की रही है, किंतु इस बार यहाँ भी परिवर्तन का मन लोगों का लग रहा है। चूँकि जो लड़ने वाला प्रत्याशी है, पिछले 40 साल में कोई भी अच्छा प्रत्याशी यहाँ से नहीं लड़ा। युवा है, पढ़ा लिखा है, LLM है, उसके प्रति लोगों का रुझान यदि बढ़ा तो निश्चित रूप से ये यहाँ भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। चलिए, मैं एक और छुपता हुआ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप नाराज मत होना, कि राजा और महाराजा की लड़ाई में कांग्रेस की सरकार गई थी या सहज रूप से चली गई थी? देखिए, जब सिंधिया जी लोकसभा का चुनाव अप्रत्याशित रूप से हारे तो उनके मन में एक पीड़ा तो थी कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो पीड़ा थी, अब मैं सीधे शब्दों में नहीं कहना चाहता, उन्होंने अपनी संपत्ति को बचाने का 15 माह में पूरा कार्य किया और उसी के अनुरूप
संभवतः मुझे लगता है कि वो कांग्रेस छोड़ गए। उसमें राजा महाराजा की लड़ाई का कोई रोल नहीं था। राजा साहब उनका हमेशा सम्मान करते रहे और कभी भी उनने असम्मान नहीं किया। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने जिस विवादित से आप जवाब दिए तो निश्चित रूप से एक नई दिशा और दशा को देने की बात कर रहे हैं। एक और अंतिम प्रश्न, जी, माना जाता है कि कमिटेड वोट 15-20% से ज़्यादा किसी पार्टी के नहीं होते हैं और नॉन कमिटेड वोट वो चुनाव के लिए अप्रत्याशित परिणाम या परिणामों को प्रभावित करने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा निश्चिंत हैं? नहीं, हम बिल्कुल निश्चिंत नहीं हैं। हर हालत में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा वर्ग है पिछले 18 से 22 साल का, उसने कभी भी जीवन में अपना कांग्रेस का शासन नहीं देखा। उसने जब से शासन देखा है मध्य प्रदेश में, जब से भाजपा का ही शासन देता, कांग्रेस ने जो अच्छाई का शासन किया उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। उसके मन में कांग्रेस अच्छा शासन करती रही है, इसका संदेश पहुंचाने में निश्चित रूप से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास अच्छे वक्ता नहीं है, अच्छे संगठन नहीं है, अच्छा संगठन नहीं है, फिर कैसे आप भाजपा से चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं? बस ये अंतिम प्रश्न आपसे और है। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात ये सही है कि कांग्रेस का संगठन पिछले 18 साल में सत्ता की छत्ता ना होने के कारण मधुमक्खियाँ उसमें नहीं रहीं, इसलिए संगठन कमज़ोर हुआ है। किंतु इनका जो संगठन दिख रहा है वो सिर्फ सत्ता की लालसा के कारण दिख रहा है, उसमें कोई गहराई नहीं है। इसलिए हमको ये आशा है कि वो जीतेंगे। EMS TV की ओर से आपको धन्यवाद। आपने अपनी बात बेबाकी से रखी, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद।